मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारा अंकीय इलेक्ट्रॉन की वाला चैप्टर ख़त्म हो गया, जिसको आप सभी ने अच्छे से पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और यह चैप्टर आपका लगभग समझ लीजिए कि पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये न्यूक्लियर फिजिक्स का आपका चैप्टर है और इसको आप केमिस्ट्री में भी बहुत कुछ समझ चुके हो, लेकिन यहाँ हमें फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ना है और उसको समझना है। तो उसके चैप्टर का नाम, इस चैप्टर की यूनिट का नाम है आपका नाभिक, परमाणु तथा नाभिक। इस यूनिट का नाम क्या है? परमाणु तथा नाभिक। उसमें से आपका एक चैप्टर है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा में आपको सबसे पहले, जो हम 11वीं क्लास में पहले चैप्टर में आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमें उसको समझना है। आइंस्टीन के समय से पहले ये माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग पदार्थ के गुण हैं या चीजें हैं, लेकिन आइंस्टीन ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया कि किसी पदार्थ की ऊर्जा के कारण ही उसका, किसी पदार्थ की ऊर्जा उसके द्रव्यमान के कारण ही होती है। तो उन्होंने अपना नियम प्रतिपादित किया और उन्होंने अनुसार हम सबसे पहले देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया और क्या समझाया। देखिए, पहले आइंस्टीन के समय से पहले यह मानते थे कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा दो भिन्न चीजें हैं। द्रव्यमान पदार्थ का मौलिक गुण है जो कि प्रत्येक पदार्थ में होता है। ऊर्जा पदार्थ के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऊर्जा पदार्थ के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। किसी पदार्थ में ऊर्जा उसकी विशेष स्थिति या गति के कारण ही होती है, द्रव्यमान के कारण नहीं। मतलब कोई पदार्थ यदि गति करता है तो भी उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है या ऊर्जा होती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान का परिमाण नहीं बदलता है, अर्थात किसी पदार्थ का किसी भी परिस्थिति में उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तथा इसी प्रकार ऊर्जा का कुल परिमाण भी निश्चित है। अतः द्रव्यमान संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण दो स्वतंत्र नियम माने जाते थे। आपका द्रव्यमान नहीं बदलता है, ना ही उसकी ऊर्जा बदलती है। जैसे आज हम इस डस्टर को लिए रहे और इसको आप गति कराएंगे एक समान वेग से या एक समान चाल से, जैसे भी आप गति कराएं या किसी में इसको फेंकें, तो जितने आपकी इससे ठोकर आज लगती है या आज किसी को चोट लगती है इससे, उतनी ही 10 साल बाद, 15 साल बाद लगेगी। और इस डस्टर के द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन समय के साथ नहीं होगा। तो आइंस्टीन के पहले ये माना जाता था कि ऊर्जा का कुल परिमाण भी निश्चित होता है और द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा का कुल दो स्वतंत्र नियम माने जाते थे। मतलब द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण दो अलग अलग पॉइंट माने जाते थे, लेकिन आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में, सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित हैं तथा
प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। यदि किसी पदार्थ में डेल्टा एम द्रव्यमान की क्षति हो जाए तो इससे उत्पन्न ऊर्जा डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहां सी आपका प्रकाश का वेग रहता है और डेल्टा एम उस पदार्थ की द्रव्यमान क्षति कहलाती है। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो आइंस्टीन के बाद ये क्लियर हो गया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो स्वतंत्र चीजें नहीं हैं, बल्कि एक पदार्थ के ही दोनों गुण होते हैं। तो हम ना तो पदार्थ से द्रव्यमान को अलग कर सकते हैं, ना उसकी ऊर्जा को अलग कर सकते हैं। तो उसी के आधार पे आइंस्टीन ने डेल्टा ई बराबर क्या दिया, डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसके बाद आगे हम और इसको समझते हैं। जैसे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को देखते हुए द्रव्यमान संरक्षण तथा ऊर्जा के संरक्षण के नियमों को स्वतंत्र रूप से सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्रह्मांड में द्रव्यमान घट सकता है और यदि द्रव्यमान घटेगा तो उस स्थिति में उतनी ही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। वास्तव में सूर्य का वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि सूर्य के द्रव्यमान में निरंतर कमी हो रही है, मतलब सूर्य का द्रव्यमान घटता जा रहा है, लेकिन हमें वह ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। वास्तव में ब्रह्मांड का कुल परिमाण अर्थात द्रव्यमान तथा ऊर्जा का योग हमेशा परिमाण निश्चित है। इस प्रकार द्रव्यमान संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण के नियमों का एकीकरण, मतलब इस आधार पे हम द्रव्यमान और ऊर्जा को दोनों को एक दूसरे के समतुल्य मानते हैं कि द्रव्यमान के कम होने पर ऊर्जा मिल रही है, तो द्रव्यमान घट रहा तो ऊर्जा प्राप्त हो रही। अगर हम दोनों का योग कर दें तो कभी भी ब्रह्मांड की ऊर्जा या उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। हम एक अगली हेडिंग देखते हैं उसी चैप्टर में, यौगिक उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन से आप जानते हैं कि जोड़ा कहा जाता है उसको। जैसे ये एक हमारी चौक है और इस चौक को हम दो पार्टों में डिवाइड कर दें, ये यौगिक होते हैं। अर्थात किसी पदार्थ का किसी ऊर्जा द्वारा दो खंडों में विखंडित हो जाना, उसको हम युग्म उत्पादन कहते हैं। अब यही प्रक्रिया किसमें हो, नाभिक में हो। ये एक गामा फोटोन है, किसी पदार्थ के परमाणु नाभिक से टकराया, इस गामा फोटोन को इस नाभिक ने अवशोषित किया और दो भागों में ये टूट गया, जिसे आप देखो एक दो पेयर बन गया, दो का यौगिक उत्पादन कहेंगे। अब इसकी आप डेफिनेशन देखिए। सबसे पहले, जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटोन किसी भारी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक
पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रक्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। ये आपका गामा फोटोन है जिसकी ऊर्जा क्या है आपकी h। इससे आपको एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिला। ये आपकी एक समीकरण होगी। तो ये समीकरण, चित्र और डेफिनेशन आप लोग नोट कर लें। उसी के जस्ट अपोजिट हम अब दूसरी हेडिंग देखते हैं और इस हेडिंग का नाम है युग्म विनाश, पेयर इनहेलेशन एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, पेयर ऑफ एनिहिलेशन। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि गामा फोटोन जाता है, नाभिक पर गिरता है, नाभिक उसको अवशोषित करता है, अवशोषित करने के बाद पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। इसमें जस्ट प्रक्रिया उसकी उल्टी, मतलब अपोजिट है। जैसे एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के समीप आए और दोनों ने एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर दिया। जब दोनों ने एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त किया तो हम उसको कह सकते हैं दोनों का विनाश हो गया। और दोनों के विनाश होने पे आपकी, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि द्रव्यमान कम हो रहा तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी। तो अब दो पॉजिट्रॉन, एक और एक न्यूट्रॉन का जब विनाश होगा तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी। और वह ऊर्जा, जैसे अभी गामा फोटोन उस पर गिर रहा था तो वह ऊर्जा भी गामा फोटोनों के रूप में उत्सर्जित हो जाती है। तो इसकी अब डेफिनेशन को हम सबसे पहले देखने से पहले एक चित्र बनाएंगे। चित्र आपका ये है, ये 1 यहाँ लिखेंगे 1 बीटा प्लस 1 बीटा 0 सब समीप आए। इसको आप क्या लिख सकते हैं -1 बीटा 0। अब ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। दोनों एक दूसरे के समीप आए। समीप आने के पश्चात अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे 2 गामा फोटोन उत्सर्जित होंगे। एक ये हो गया और ये हो गया। ये ऊर्जा क्या हो गई h, और ये भी ऊर्जा क्या हो गई आपकी h गामा। ये भी गामा फोटोन हो गया। क्लियर हो गया आपका ये अब इसका समीकरण आता है। समीकरण क्या कहते हैं 1 प्लस बीटा 0 प्लस -1 बीटा 0 क्या बनेगा 2 h प्लस h। यहाँ गामा फोटोन, गामा फोटोन। क्लियर हो गया। ये आपका चित्र हो गया। ये आपकी संबंधित समीकरण हो गई। अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए। जब कभी एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अत्यंत समीप आते हैं तो वे परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा उसके स्थान पर 2 गामा फोटोन ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रक्रिया को युग्म विनाश कहते हैं। ये आपका समीकरण हो गया। ये आपका उसका डायग्राम हो गया। ये आपका बीटा पॉजिट्रॉन है, ये है पॉजिट्रॉन। ये क्या हो गया आपका इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप इन 3 हेडिंगों को समझिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए, और 12th क्लास में हैं आप, इसलिए बोर्ड की प्रिपरेशन भी इसी प्रकार करें, थोड़ा पढ़ें और उसको सही तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।